नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू मैराथन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर के देखिए, वहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन करवाए हैं बढ़िया तरीके से। और जो एमसीक्यू मैराथन है इसमें टोटल 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पे हम 51 से 100 क्वेश्चन तक कराएंगे और हर एक क्वेश्चन के पीछे पूरी स्टोरी होती है। बढ़िया तरीके से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा सफलता के नज़दीक जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो है वहाँ पे क्विज वगैरह चलते रहते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो देखिए, जो पुर्तगालियों की अगर बात करेंगे आप, तो सबसे पहले कौन पुर्तगाली आता है? वो आता है वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा जी आते हैं। कब आते हैं ये आते हैं 20 मई 1498 को आते हैं और कालीकट पे उतरते हैं। कालीकट बंदरगाह होता है और केरल में होता है, वहाँ पे उतरते हैं। जमोरिन जो राजा होते हैं इनका स्वागत करते हैं, बहुत भव्य स्वागत करते हैं फूल माला लेकर के। और वहाँ पे फिर ये थोड़ा बहुत सामान लेकर जाते हैं अपने पुर्तगाल में। तो वहाँ जब बेचते हैं तो भाई 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। इनको समझ में आता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा फायदा है। तो फिर वहाँ से फिर आते हैं 1503 में, बेड़ा उड़ा लेकर आते हैं, मतलब सैनिक लेकर आते हैं और यहाँ पे कुछ क्षेत्र कब्जा कर लेते हैं। और जब कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ सिस्टम चलता रहता है। 1503 में कोचीन में एक अपना कारखाना बनाते हैं। तो सबसे पहला जो कारखाना इनका बनता है 1503 में बनता है। कहाँ बनता है? कोचीन में बनता है। और जो पहला वायसराय होता है वो होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले भाई पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कब आया ये बन करके वायसराय? 1505 में आया। मतलब आया तो पहले ही, जब आपके वास्को डी गामा 1503 में आते तभी आता है। लड़ाई वड़ाई करता है सब चीज़, लेकिन जो प्रथम वायसराय बनाया जाता है 1505 में बनाया जाता है और 1509 तक ये जो है वायसराय की पदवी पे रहता है। तो भारत में पहला जो वायसराय होता है पुर्तगालियों का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होता है। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी भी लेकर आते हैं। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया? तो वो कौन लेकर आया भाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर आया। इसे नीले जल की नीति कहते हैं। और नीले जल की नीति का मतलब होता है कि जो हिंद महासागर में अगर आपको व्यापार करना है या हिंद महासागर से अपना जहाज लेकर जाना है तो आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसी नीति के चलते जो है पुर्तगालियों की पूरी तूती बोलने लगती है हिंद महासागर में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही होते हैं जो 1509 में दीव को जीत लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपके बनते हैं वायसराय। और ये जो है दूसरे वायसराय होते हैं और 1509 से 1515 तक ये जो है वायसराय की पदवी पे रहते हैं। और इस पदवी पर रहते हुए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि भाई 1510 में गोवा जीतते हैं। किससे जीतते हैं? बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे ये गोवा जीत लेते हैं। साथ में 1511 में जो है मलक्का विजय करते हैं। ठीक, और 1515 में हॉर्मुज बंदरगाह भी जीत लेते हैं। ये सारे काम करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का कह दो, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगर पूछ ले कि पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा, लेकिन वास्तविक अगर लग गया तो फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। और यही भाई साहब होते हैं कि भाई जो पुर्तगाली लोग होते हैं उनसे कहते हैं देखो तुम लोग ना, पुर्तगाली पुरुषों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ की महिलाओं से शादी करो, भारतीय स्त्रियों से शादी करो, जिससे हमारी जनसंख्या बढ़े। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से शासन कर पाएंगे। तो ये सलाह देते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ स्थित था? देखिए, अंग्रेजों ने बहुत सारे कारखाने स्थापित किए, लेकिन जो सबसे पहला कारखाना इन्होंने स्थापित किया 1613 में, वो आपके सूरत में किया। सूरत से भी पहले मछलीपट्टनम में इन्होंने कारखाना लगाया था। ठीक, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वो अस्थायी था। जो स्थायी कारखाना लगाया इन्होंने सूरत में लगाया। और सूरत में कैसे लगा पाए? क्योंकि 1608 में आपके कैप्टन हॉकिंस आते हैं और जहांगीर से मिलते हैं कि भाई हमें जो है कारखाना लगाना है। तो फिर वो अनुमति देते हैं कि ठीक है लगा लो। और उसके बाद में
ये जो है पूर्वी भारत में, अगर बात करोगे भाई पूर्वी भारत में पहला कारखाना कहाँ पे अंग्रेजों ने स्थापित किया, तो बालासोर में किया। कब किया? 1633 में किया। बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और ये कारखाना लगाने का इनका एक ही उद्देश्य था कि भाई पुर्तगाली और डचों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि उधर जो है पुर्तगाली और डच काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे थे। तो इन्होंने कहा चलो भाई पूर्वी भारत में चलते हैं और उड़ीसा के बालासोर में ये अपना पहला कारखाना लगाते हैं पूर्वी भारत के हिसाब से। 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। दूसरा कथन है कि सहायक संधि की व्यापकता वेलेज़िली की काल में देखने को मिली। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए पहली बात तो जो आपका पहला कथन है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले, ये गलत है। डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी था। क्या था? फ्रांसीसी। ऐसे जो आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें शब्दों में बहुत ही ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलती है और उसी में उलझा देता है। कोई भी आपका एग्जाम हो, SCR हो, UPPSC हो, SSC हो, तो अब जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ही आपको ध्यान देना है। तो डुप्ले क्या था? फ्रांसीसी था। और इसने सहायक संधि प्रणाली के जरिए से हैदराबाद के निजाम, ठीक, हैदराबाद के निजाम होते हैं और कर्नाटक के जो है नवाब होते हैं अनवरुद्दीन, इन दोनों को जो है, इन दोनों को सहायक संधि प्रणाली के तहत अपने कब्जे में लेता है। कहता ये कि देखो ऐसा है कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, बदले में तुम हमें धन दो और सैनिक दो, हम तुम्हें हथियार देंगे, ये देंगे और सिस्टम तुम्हारा बना देंगे, और जो है तुम किसी दूसरे राजा से जो है बिना हमारी अनुमति के लड़ोगे नहीं। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो तुमको पूरी सेना भेजनी पड़ेगी। तो यही होती है सहायक संधि प्रणाली। और ये स्टार्ट कौन करते हैं? डुप्ले करते हैं, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। और इस संधि का मतलब जो सहायक संधि प्रणाली एक नियम आया, इसका सही से प्रयोग किया था वेलेज़िली ने। तो वेलेज़िली जो है 1798 में सहायक संधि प्रणाली को लागू करते हैं। हैदराबाद सबसे पहले इस संधि को अपनाता है। तो अगर व्यापक रूप में देखोगे तो लॉर्ड वेलेज़िली ने इसका प्रयोग किया। तो यहाँ पे आपका पहला कथन गलत है, दूसरा आपका सत्य है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है और सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हीं के समय जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आता है, ठीक, कॉर्नवालिस कोड जिसे कहा जाता है आम भाषा में। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड ये लेकर आते हैं, ठीक। और साथ में ये एक चीज़ और लेकर आते हैं, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लेकर आते हैं, ठीक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है कब से कब है? 1786 से 93। और ज़्यादातर काम ये 93 में ही करते हैं, मतलब जाते जाते बहुत सारे काम कर जाते हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पे 1791 में जो है जोनाथन डंकन ने जो है कलकत्ता में एक संस्कृत विद्यालय खोला था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। 1793 तक इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद जॉन सॉर वगैरह आते हैं, उसके बाद में लॉर्ड वेलेज़िली आते हैं, सहायक संधि प्रणाली लेकर आते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त आपका कब आता है? आपका 1793 में आएगा। वहीं जो आपका सहायक संधि प्रणाली वो आपका 1798 में आता है। तो एक क्रोनोलॉजी भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ में कॉर्नवालिस के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? गाजीपुर में हुई थी। तो गाजीपुर में जो है इनका मकबरा बना हुआ है, इन्हें कहा जाता है लाट साहिब का मकबरा। तो यहाँ पर राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड वेलेज़िली का टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे, क्या है टाइम पीरियड लॉर्ड वेलेज़िली का? तो इनका है 1798 से 1805। लॉर्ड मेयो आपके 1769 से 72 तक रहते हैं। लॉर्ड कर्जन आपके 1899 से 1905 तक रहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं, ठीक, वो जो है लॉर्ड कर्जन को कहते हैं भाई ये औरंगजेब हैं। तो टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी के लिए आपके लिए ज़रूरी है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ गए कि गवर्नर जनरल कौन से पहले हुए कौन से बाद में हुए, तो आपको डेट याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, या बार बार आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, और टाइम पीरियड आपका दे रखा है। तो घेरे की नीति जो है रिंग ऑफ फेंस कौन लेकर आता है? रिंग ऑफ फेंस लेकर आते हैं आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है, जो आपके देसी रियासत होते हैं उनको अंग्रेजों को पक्ष में करने के लिए, शत्रुओं से बचाने का नाम दे करके अपने संसाधनों के जरिए से घेरे की नीति लेकर आते हैं। और ये 1775 से 1813 तक चलती रहती है। उसके बाद में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आती है।
और ये 1813 से 1858 तक चलती हैं। मतलब जो भी राजा महाराजा होते हैं ना, देसी रियासत होती हैं, उनको अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है और उन्हें एक दूसरे से जो है कनेक्शन जो उनका होता है वो भी तोड़ दिया जाता है। वही अधीनस्थ संघ की नीति जो होती है 1858 से 1935 तक चलती है और इसका मतलब ये होता है ब्रिटिश क्राउन के नीचे, मतलब ब्रिटिश जो महारानी उनके अंडर में पूरे भारत की शासन व्यवस्था आ जाती है, तो इसे अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है और ये 1858 से 1935 तक चलती रहती है। तो यहाँ क्या है, तीनों आपके सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। और देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि वारेन हेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को समाप्त कर दिया और दूसरा कथन है कि हेस्टिंग के समय में ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए वारेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है 1772 से जो है 86 तक होता है, फिर 86 से 93 आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, फिर आपके जॉन शोर आते हैं, फिर आपके लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। विलियम बेंटिक तो खैर काफ़ी बाद में आते हैं 1828 से 1835। तो 1772 में ये गवर्नर थे बंगाल के, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके तहत से गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पहला कथन सत्य है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, मतलब दोहरा शासन। जो भी लोग थे, जो भी जनता थे, उनके ऊपर जो है कंपनी का शासन भी था और जो है राजा महाराजा जो भी नवाब होते उनका भी शासन था। तो ये वाला सिस्टम था। द्वैध शासन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है 1773 में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए से ही कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है और जो कि बनता है 1774 में। एलिजा एम्पे वगैरह उसके जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं और लिमेस्टर, व्हाइट और चेम्बर्स अन्य 3 भी होते हैं। तो यहाँ आपके दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सी होगा बस। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय का उपनाम ओवेन मेरेडिथ था। ओवेन मेरेडिथ किसे कहा जाता था, तो ओवेन मेरेडिथ जो नाम था ये लॉर्ड लिटन का नाम था। लॉर्ड लिटन जो थे इन्होंने बहुत सारे काम किए और बहुत ही कंट्रोवर्शियल काम किए। मतलब जैसे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं ये, ठीक, प्रेस एक्ट, जो कि 1882 में लॉर्ड रिपन के समय जो है निरस्त किया जाता है, लेकर ये आते हैं, ठीक। और इन्हीं के समय में जो है शस्त्र अधिनियम आता है, शस्त्र अधिनियम, और ये भी जो है 1878 में ही आता है। और इन्हीं के समय में एक काम और किया जाता है, जो सिविल सेवा में उम्र सीमा थी पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन ये भाई साहब लॉर्ड लिटन जो होते हैं ये कहते हैं 19 वर्ष कर दो, मतलब 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर देते हैं। और ये काम भी 1878 में होता है। और इन्हीं के समय में 1877 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार कब लगा, तो 1877 में लगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना और इनका जो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है 1876 से 80 तक होता है। लॉर्ड रिपन की बात करोगे तो 1880 से 84 तक होता है। 84 से 88 आपके लॉर्ड डफरिन आ जाते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या है, बी। और 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और ये 1786 से 93 तक रहते हैं गद्दी पे, मतलब जो है गवर्नर जनरल बन के रहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। और ये सूर्यास्त कानून लेकर आते हैं 1793 में। सूर्यास्त कानून का मतलब क्या था, तो सूर्यास्त कानून का सिंपल सा मतलब था कि जो भी आपके जमींदार हैं उन्होंने लगान वसूली और लगान वसूलने के बाद अगर वो सूर्यास्त से पहले अंग्रेजों को लगान नहीं दे देते हैं तो उनकी जमींदारी चली जाएगी। मतलब वो फिर जो है किसी और को पकड़ा देंगे और हर्जाना, जुर्माना या फिर जो है सजा का प्रावधान भी थोड़ा बहुत था। तो सूर्यास्त कानून जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड आपको पता ही भाई 1773 से 86। लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1805। लॉर्ड रिपन आपके 1880 से 84। अब देखिए यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भाई लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इन्हीं के कार्यकाल में एंड्रू फ्रीजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई। और दूसरा कथन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए पुलिस विभाग की बात होगी तो वो कब स्थापित हुआ, वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होता है। लेकिन पुलिस आयोग की बात होती है, पुलिस आयोग,
तो ये एंड्रू फिजर की अध्यक्षता में होता है, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड नहीं था, ये टाइम पीरियड था आपके लॉर्ड कर्जन का। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, जो पुलिस आयोग का गठन होता है ये 1902 में होता है, और 1902 में किसका कार्यकाल है? लॉर्ड कर्जन का है, क्योंकि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का ही समय चलता रहता है। और लॉर्ड वेलेस्ली तो आपको पता है कि भाई 1798 से 1805 तक रहते हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ। दूसरा कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो आता है ये 1904 में आता है, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय ही आता है। और 1904 में ही विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है, विश्वविद्यालय आयोग। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो 1902 में आपका पुलिस आयोग की स्थापना एंड्रू फिजर की अध्यक्षता में होती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आता है, और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी 1904 में होता है। ये दोनों आपके गलत है फिलहाल। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो ना तो एक सही ना तो दो सही, डी राइट आंसर होगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 26 के बीच में होता है। ठीक, यंडाबू की संधि इसी के तहत होती है 1825 में। ठीक, तो यंडाबू की संधि किसके तहत होती है, किस युद्ध के तहत होती है? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत होती है। और इस समय टाइम पीरियड किसका था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड था, क्योंकि लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड है 1823 से 28। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उनका टाइम पीरियड था 1813 से 23। और इनके समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में अंतर है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो होते हैं ना, इन्हीं के समय में सुगोली की संधि होती है। सुगोली की संधि होती है 1816 में, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है उसके तहत। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड आपका क्या है? 1884 से 88 है। इसी के समय जो है कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 है आपका, और इन्हीं के समय बंगाल विभाजन होता है। अब यहाँ पे आप 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है कि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा कथन है कि 1843 में अधिनियम 6 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो के द्वारा किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। जो आपका पहला कथन है कि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये आपका एकदम सत्य है, क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ का जो टाइम पीरियड होता है 1835 से 36 तक होता है, और इन्होंने जो है भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया था, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और जो आपका दूसरा कथन है कि 1843 में अधिनियम 6 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो के द्वारा किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। उस समय टाइम पीरियड भी एलन बरो का चल रहा था, लेकिन अधिनियम 5 नहीं था, अधिनियम 6 नहीं, अधिनियम जो है वो 5 था। तो यहाँ पे आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। एलन बरो का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो इनका 1842 से 44 तक टाइम पीरियड रहता है। इनके पहले 1836 से 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड था, और उससे पहले जाओगे तो चार्ल्स मेटकाफ का टाइम पीरियड था, उससे पहले जाओगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा केवल 2, केवल 2 नहीं सही है, मतलब केवल एक सही, तो ए राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि लॉर्ड कैनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। पहला कथन है कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था एवं प्रथम वायसराय था, तो ये आपका एकदम सत्य है। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था 1856 से 62। तो जब ये बनते हैं उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत का गवर्नर जनरल जो पद आया वो आया सबसे पहले 1833 में, जो चार्टर अधिनियम आपका 1833 आता है, उसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, और सबसे पहले वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ, फिर 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है उसके जरिए से जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि सारी शक्ति किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो पहला कथन तो पूरा सत्य है आपका। दूसरा कथन क्या है कि इसके समय में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ये भी सत्य है। 1862 में ही
कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है। इसके कार्यकाल में ही पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, तो ये भी आपका 1862 में ही पारित हुआ था, तो आपका ये भी सत्य है। इसके कार्यकाल में पुलिस विभाग का गठन हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। पुलिस विभाग का गठन होता है 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। पुलिस आयोग का गठन होता है 1902 में। तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। देखिए कूका आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1840 में होती है। ठीक, 1840 में जो आपके भगत जवाहरमल होते हैं उनके द्वारा कूका आंदोलन कहीं ना कहीं शुरू कर दिया जाता है, और इसका जो चरम सीमा होता है 1872 में देखने को मिलता है। मालेरकोटला घटना वगैरह सारी चीज़ें 1872 में होती हैं, और गुरु राम सिंह जो होते हैं उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो चरम बिंदु 1872। तो 1872 में जो आपके गवर्नर जनरल थे, या फिर कह लो वायसराय थे, क्योंकि 1872 में वायसराय का पद आ गया था, तो वो थे आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड था 1872 से 76, और 1872 में ये होता है कूका आंदोलन। तो पंजाब में आपका कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड 1869 से 72 तक था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं के समय में प्रथम जनगणना होती है, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है लॉर्ड मेयो के समय। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय एक घटना और होती है, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की यात्रा होती है 1875 में। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि वेलुथम्पी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि 1805 में वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार न करने के कारण मैसूर के शासक को हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप 1808 से 9 में मैसूर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दूसरा कथन है कि इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी भी कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए जो वेलेजिली सहायक संधि लेकर आए तो उसके तहत बहुत सारे भारतीय राज्यों को अपने उसमें मिला लिया। हैदराबाद को मिलाया, मैसूर, तंजौर, अवध, सबको मिलाते चले गए। लेकिन फिर 1805 के टाइम पीरियड में जो त्रावणकोर के शासक थे, यहाँ मैसूर नहीं होगा, त्रावणकोर होगा, त्रावणकोर। मैसूर की बात करोगे तो मैसूर को भी कृष्णराज तृतीय होते हैं। जब 1799 में आपका चतुर्थांग मैसूर युद्ध होता है और उसमें मार दिए जाते हैं आपके टीपू सुल्तान, तो उसके बाद कृष्णराज तृतीय, कृष्ण बल्लभ तृतीय होते हैं, उनको बैठाते हैं गद्दी पे मैसूर के, और उसके बाद उसको भी सहायक संधि के जरिए मिला लेते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है जो आपके वेलुथम्पी हैं, तो वेलुथम्पी जो दीवान थे वो त्रावणकोर के जो राजा थे उनके दीवान थे, तो यहाँ त्रावणकोर होना चाहिए। तो त्रावणकोर के राजा जो होते हैं उनको हटा देते हैं और उसे जबरदस्ती जो है त्रावणकोर को अपने सहायक संधि के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो जो दीवान होते हैं वेलुथम्पी, वो जो है लोगों के साथ मिल करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। कई ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर हमला किया जाता है, कई ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतारा जाता है इस हमले में। लेकिन कड़ी कार्रवाई करके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है इस विद्रोह को फिलहाल दबा देती है, और जो वेलुथम्पी होते हैं उनको घेर लिया जाता है ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और वेलुथम्पी जो होते हैं वो आत्मदाह कर लेते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, आत्मदाह नहीं आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहते हैं। ये कथन आपका सत्य है, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सत्य है। और कब होता है ये याद रखना, 1808 से 9 में होता है वेलुथम्पी विद्रोह, और जो राज्य होता है त्रावणकोर होता है, ना कि मैसूर। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो एक सही नहीं, तो ये राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अहोम विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। देखिए अहोम जो है वो आपका असम से संबंधित है, बी राइट आंसर होगा। असम का पुराना नाम कामरूप है, ठीक, कामरूप, कामरूप से ही बना है कामाख्या। और अहोम विद्रोह जो आपका है असम से संबंधित है, और अहोम जो है, अहोम विद्रोह के तहत ही एक संधि होती है, यूसिया संधि। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे 1826 में। 1826 में किसका टाइम पीरियड होता है, 1823 से 28 तक लॉर्ड एमहेस्ट का टाइम पीरियड होता है। 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पोलीगारों के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पोलीगार विद्रोह को दक्षिण भारतीय विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है, और दूसरा कथन है कि विद्रोह के दमन के पश्चात 1801 में कर्नाटक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे अंग्रेजों ने वर्तमान तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो पोलीगार आपका विद्रोह है वो दक्षिण भारत से ही संबंधित है, और यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं वो नई कर प्रणाली लेकर आते हैं, जिसके तहत
जो यहाँ के मुख्य नेता थे कबीलों के, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो पहला कथन सत्य है। और इस विद्रोह के दमन के पश्चात 1801 में कर्नाटक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और जिससे अंग्रेजों ने तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो दूसरा कथन भी सत्य है, तो सी राइट आंसर होगा। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है। तो देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है 1909 में और 1915 में इसका नाम बदल दिया जाता है और कर दिया जाता है हिंदू महासभा। तो कभी पूछ ले हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1915 में हुई, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का नाम बदल करके हिंदू महासभा कर दिया गया। शुरुआत में ये नाम था और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पुराना नाम जो था वो पंजाब हिंदू सम्मेलन था, तो ये भी ध्यान रखना। 1921 में फिर नाम चेंज करते हैं और भारतीय लगा देते हैं, भारतीय हिंदू महासभा। तो ये नाम की क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद रखना कि सबसे पहले पंजाब हिंदू सम्मेलन था, ठीक, शुरुआत में इसका नाम क्या था, पंजाब हिंदू सम्मेलन। उसके बाद में इसका होता है अखिल भारतीय हिंदू सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदू सम्मेलन 1909 में, और फिर 1915 होता है इसमें हिंदू महासभा कर देते हैं, ठीक, 1915 और 1921 में जो कर देते हैं भारतीय हिंदू महासभा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि गडकरी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा अहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। 1844 में विद्रोह गडकरियों द्वारा किया जाता है, जो कि मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम किया करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए गडकरी जो थे ना, वो जो मराठा क्षेत्र था और जो भी वहाँ पे दुर्ग किले होते थे वहाँ पर सैनिकों के रूप में काम करते थे और उसके उपलक्ष्य में जो मराठा थे उनको बहुत सारी भूमि देते थे कि इस भूमि के मालिक तुम हो और इसमें जो भी पैदा हुआ ये सब तुम्हारा है। लेकिन फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज जो है उनकी भूमियों को छीनने लगते हैं, तो इससे जो है बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। और ये विद्रोह कहाँ होता है ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोल्हापुर आपका हो गया, कोल्हापुर, और जो आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो वाला, ठीक, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो ये आप ध्यान रखना कि कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो ये सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और बाबा अहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे और 1844 में विद्रोह होता है। तो दोनों कथन आप ले सकते हैं, सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित है, आपको बताना है। मोकला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ, कोका विद्रोह मणिपुर, कोली विद्रोह महाराष्ट्र। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए मोपला वाला तो 1921 में होता है, केरल, मालाबार में होता है, एकदम सत्य है। इसमें जो है जो आपके मुस्लिम होते हैं वो हिंदू जमींदार और प्लस अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लगान को लेकर के बहुत तेजी से फिर विद्रोह कर देते हैं। और शुरुआत में तो ये था कि हाँ लगान के विरोध में इन्होंने विद्रोह किया, बाद में ये धार्मिक रूप ले लेता है, ठीक, और इसका जो समर्थन करते हैं गांधी जी भी समर्थन करते हैं, मतलब जो मोपला विद्रोह हुआ उसका समर्थन गांधी जी ने भी किया, साथ में आपके शौकत अली थे उन्होंने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि पहले आपके शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के थे, तो उन्होंने भी इसका जो है समर्थन किया था मोपला विद्रोह का। 1921 में होता है, तो ये सही है। कोका विद्रोह मणिपुर में नहीं होता, पंजाब में होता है, आपको पता है। मालेर कोटला घटना वगैरह इससे संबंधित है। मालेर कोटला घटना कब हुई, 1872 में होती है, ठीक, और इसमें जो है बहुत सारे कोका विद्रोहियों को तोप के सामने खड़े करके उन्हें उड़ा दिया जाता है। तो दूसरा गलत है आपका, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में होता है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो ए राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कोका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पश्चिमी पंजाब में कोका विद्रोह की शुरुआत लगभग 1860 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है कि भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। देखिए जो पश्चिमी पंजाब में कोका विद्रोह की शुरुआत 1860 के दशक में नहीं 1840 के दशक में होती है और इसका चरम बिंदु 1872 में देखने को मिलता है और भगत जवाहर मल के द्वारा किया जाता है, ये आपका सत्य है, लेकिन 1860 नहीं 1840, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ आपका कौन सा सही नहीं है, तो भाई एक सही नहीं, तो ये राइट आंसर होगा, दूसरा वाला तो सही है। कोका विद्रोह किस लिए होता है, होता क्या है ना कि पंजाब में जो अंग्रेज होते हैं वो गायों की हत्या को जो है बहुत बढ़ावा दे रहे थे, ठीक, बहुत चरम सीमा पे गायों की हत्या की जा रही थी। इसी को रोकने के लिए कोका आंदोलन होता है और कोका लोग जो होते हैं वो नामधारी सिख होते हैं, नामधारी सिख, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बालक सिंह भी इसमें होते हैं, राम सिंह भी होते हैं, ठीक, भगत जवाहर मल होते हैं,
कोका विद्रोहियों ने पंजाब को 22 जिलों में बांट करके ना, 22 जिलों के या 22 भागों में बांट करके जो है अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी, समानांतर सरकार बना ली। बाद में जो है सब विद्रोह का दमन बहुत बुरी तरीके से करते हैं नॉर्थ ब्रुक, और मालेरकोटला घटना भी होती है बहुत भयंकर वाली। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है। तो कौन सा सही नहीं है, तो भाई एक आपका सही नहीं है, ठीक, दूसरा तो सही है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि खोंड विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस विद्रोह का कारण सरकार द्वारा मानव बलि यानी मौर्य प्रथा को प्रतिबंधित करना था। दूसरा कथन है इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई नामक व्यक्ति ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो आपका खोंड विद्रोह होता है ये आपका इसीलिए होता है क्योंकि जो अंग्रेज होते हैं ना, वो उनकी प्रथा में हस्तक्षेप करते हैं। खोंड जनजाति जो होती है वो मानव बलि देती थी, और जो अंग्रेज थे वो जो है कहते हैं नहीं, तुम्हें मानव बलि नहीं देनी है। मानव बलि में तो भाई अंग्रेज भी मिल गया तो उसको भी निपटा देना है, तो जनजाति है तो इसीलिए किसी अंग्रेज को निपटा दिया होगा। तो अंग्रेज लोग इसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं मौर्य प्रथा में, तो इसीलिए ये जो है विद्रोह होता है, और इसका नेतृत्व चक्र बिसोई नाम के व्यक्ति ने किया था, ये भी सत्य है। और ये खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक, उड़ीसा, ध्यान रखना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सी। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का संथाल बहुल क्षेत्र दस्ते लूट के नाम से जाना जाता था। दूसरा कथन है संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर के जिलों में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, संथाल विद्रोह जो होता है ये मुख्य रूप से झारखंड, ठीक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक, और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र में होता है, ठीक। भागलपुर से राजमहल के बीच का संथाल बहुल क्षेत्र जो था इसे दामिने कोह कहा जाता था, दामिने कोह। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन क्या है कि भाई संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार, उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर के जिलों में हुआ, ये आपका सत्य है। तो पहला गलत है। देखिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो केवल दो सही, भी राइट आंसर होगा। संथाल विद्रोह के बारे में जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी वो आप ध्यान रखेंगे। भाई संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में हुआ। कहाँ हुआ? झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। कुछ क्षेत्र उड़ीसा के भी देखने को मिले। साथ में आप ध्यान रखेंगे किसने ये विद्रोह किया, तो सिद्धू आपके थे, ठीक, सिद्धू, कन्हू, इसके साथ ही आपके चांद थे, ठीक है, और भैरव मुर्मू थे, ठीक, भैरव मुर्मू थे। तो ये लोग थे। रीजन क्या होता है कि भाई जो मतलब ईसाई मिशनरी होते हैं ना, वो बहुत ही प्रताड़ित करके सबका धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तो उसमें से कुछ लोगों को मार दिया जाता है वहाँ के किसानों के द्वारा। तो फिर जो है कई किसानों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सिपाही होते हैं वो मार देते हैं। फिर इसमें बहुत बवाल होता है, और फिर पुलिस स्टेशन पर हमला होता है। संथाल जो होते हैं वो महाजनों के घर लूटते हैं, रेल लाइनों को नष्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर 15,000 के करीब संथालों को मारा जाता है। तो ये आप समझ के चलिए बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई होती है। यहाँ फिलहाल राइट आंसर होगा आपका, कौन सा सही है, तो केवल दो। 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह विद्रोह 1812 ईस्वी में भारतीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। दूसरा कथन है कि यह विद्रोह महाराष्ट्र तथा राजस्थान के क्षेत्र में हुए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो भील विद्रोह होते हैं वो आपके महाराष्ट्र, राजस्थान में हुए, एकदम सही है। 1812 से स्टार्ट हुए, ये भी सही है क्योंकि कई पार्ट में होता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का भील विद्रोह 1812 में होता है, और सेवरम की नेतृत्व में होता है, ठीक है, 1812 में। राजस्थान में 1818 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो इस तरीके से दोनों जगह होता है। दोनों विद्रोह आपके अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं, ना कि भारतीय जमींदार के। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सत्य। तो यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि रामोसी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। दूसरा कथन है यह विद्रोह 1857 के विद्रोह तक निरंतर जारी रहा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो रामोसी विद्रोह होता है दो बार होता है। पहली बार 1822 में होता है, चित्तर सिंह के नेतृत्व में होता है, ठीक, चित्तर सिंह, ठीक, यहाँ आप देख लेंगे चित्तर सिंह आपका ये है, ठीक, चित्तर सिंह। दूसरी बार होता है 1825 में उमा जी के नेतृत्व में।
तो 2 बार होता है। अब रामोसी विद्रोह होता कहाँ है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में होता है, पश्चिमी घाट कह लो, महाराष्ट्र कह लो, तो वहीं से संबंधित होता है। पश्चिमी घाट ज़्यादातर आपका ऑप्शन में देता है, तो पश्चिमी घाट। होता क्या है, जो आपके रामोसी होते हैं ना, वो मराठा युगीन एक हिसाब से पुलिस थे, ठीक है। जो मराठा टाइम पीरियड था उसमें वो लोग पुलिस वाला काम करते थे, मतलब एक हिसाब से। तो जो अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड आता है उसमें वो बेरोज़गार हो जाते हैं, और जो उनकी ज़मीन वगैरह होती है उन पे अंग्रेज़ लोग लगान भी लगा देते हैं कि भाई तुम्हारी ज़मीन है तो लगान लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रामोसी जो होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से गोरिल्ला युद्ध करके अंग्रेज़ों की ऐसी की तैसी करते रहते हैं, ठीक, समय समय पे कि बेटा तुम हमसे लगान लोगे, हम तो मराठों के ज़माने की पुलिस हैं और तुम हम ही पे जो है पुलिस ही दिखाओगे अपनी। तो ये वाला सिस्टम होता है। तो कहते हैं ठीक है। फिर बहुत जो उब जाते हैं अंग्रेज, तो इनको अपनी पुलिस सेना में जो है भर्ती करते हैं। कहते हैं ठीक, तुम पहले भी पुलिस थे, अब भी पुलिस होगे, टेंशन मत लो। और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र पुणे का क्षेत्र होता है, पुणे भी दे दे तो लगा देना। तो यहाँ क्या है कि भाई रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ। कथन एकदम सत्य है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये सब अकाल उकाल पड़ता रहता था, भूख की समस्या थी, उनकी जो है ऊपर से लगान वसूलते थे, तो ये था। 1857 तक नहीं, आपका निरंतर जारी रहा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। यह विद्रोह परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक कृषि को निजी संपत्ति घोषित करने के कारण हुआ। दूसरा कथन है कि विद्रोह के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो मुंडा विद्रोह होता है कब होता है, 1899 में होता है, या 1900 दे दे, तो 1899 से 1900 तक चलता है, 1 साल। और इसमें बिरसा मुंडा मुख्य रूप से नेतृत्व करते हैं। जो उनकी एक प्रथा थी, कुंटकट्टी व्यवस्था थी कि सामूहिक रूप से खेती करते थे सब लोग मिलके। तो जमींदार और अंग्रेज आकर के हस्तक्षेप करते हैं, कहते हैं ऐसा है कि हम बांटेंगे, इसमें तुम इकट्ठा खेती होती नहीं कर सकते, लगान देना पड़ेगा। तो उसके चलते बहुत ही भयंकर वाला विद्रोह होता है। भयंकर वाले विद्रोह के जरिए ही इसे उलगुलान या फिर महाउग्र विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह विद्रोह जो है परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक कृषि को निजी संपत्ति घोषित करने के कारण एकदम सही है। कुंटकट्टी व्यवस्था ही थी ये, कुंटकट्टी व्यवस्था पे जो है हस्तक्षेप करते हैं। ये लोग सामूहिक कृषि करते थे, उसको ये लोग निजी संपत्ति घोषित कर देते हैं, जमींदार। और विद्रोह के बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित होता है, ये भी आपका एकदम सत्य है। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया जाता है। इसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के तहत जो आदिवासी भूमि थी उसको गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, इसमें यही था। तो लाइन पे आ जाते हैं 8 साल के बाद। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों आपके सत्य हैं, सी राइट आंसर होगा बस। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु इसके राजनीतिक लक्ष्य भी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, ताना भगत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, 1914 से 15, ठीक। इसे जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी यात्रा भगत स्टार्ट करते हैं। और इसमें होता यह है कि सांस्कृतिक एक आंदोलन था, ठीक। सांस्कृतिक आंदोलन क्यों था, क्योंकि इसमें जो यात्रा भगत होते हैं वो कहते हैं देखो, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, एकेश्वरवाद में विश्वास करना है, पेड़ पौधों की पूजा करनी है, भूत प्रेत का शिकार, भगवान के लिए पशु बलि, ये सब नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। इन सभी प्रथाओं को, जो शराब पीने की प्रथा है, इन सबको त्याग देना है, मतलब बुरी आदतें त्याग देना है। और साथ में ये भी कहा गया कि भाई जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं वो किसी के यहाँ नौकरी वोकरी नहीं करेंगे। तो इसी के चलते अंग्रेज भड़क जाते हैं कि नौकरी ही नहीं करेंगे कोई तो काम कौन करेगा। तो इसलिए जो है आपका यात्रा भगत को जो है 1914 में जेल जाना पड़ता है और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आपका पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ताना भगत आंदोलन कहाँ संबंधित है, झारखंड से। झारखंड कह लो या छोटा नागपुर पठार कह लो, ठीक, छोटा नागपुर पठार दे दे तो वो भी आपका सही होगा। और यह एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु इसके राजनीतिक लक्ष्य भी थे। तो दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि जो गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उसमें भी ये लोग शामिल होते हैं और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हैं, और ये जो है गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा गया। तो आर्य समाज का जो गठन करते हैं वो करते हैं दयानंद सरस्वती जी, ठीक, 1875 में करते हैं। तो वेलेंटाइन सिरोल नाम के एक अंग्रेज थे, वो जो है इसको भारतीय शांति का जन्मदाता कहते हैं।
क्यों कहा था वैलेंटाइन से रूल ने ऐसा कि भाई जो है ये भारतीय शांति का जन्मदाता है? तो इसका रीजन था कि जो आर्य समाज के लोग थे वो जो पहले मुस्लिम बन गए, कोई हिंदू था मुस्लिम बन गया तो उनकी घर वापसी करवाते थे। तो इसलिए जो है कहते हैं कि भाई आर्य समाज जो है भारतीय शांति का जन्मदाता है। और साथ में और ध्यान रखना भाई, दयानंद सरस्वती जो होते हैं वो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक जो है ग्रंथ लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, ठीक। और इसमें वेदों की ओर लौटो ये वाला नारा भी होता है। और भारतीय चिंतकों में सबसे पहले किसी ने स्वराज शब्द का अगर प्रयोग किया है तो आपके दयानंद सरस्वती ने किया है। तो शासन की मांग आपके दादा भाई नौरोजी करते हैं 1904 के अधिवेशन में। जेलियांगसांग विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, इस आंदोलन का केंद्र असम था, तो पहला ही गलत है, क्योंकि जेलियांगसांग विद्रोह जो होता है वो मणिपुर में होता है, ठीक। जेलियांगसांग इसके प्रमुख नेता होते हैं, बाद में रानी गौडिन्यू होती हैं। जब जेलियांगसांग की मृत्यु हो जाती है, रानी गौडिन्यू को नागाओं की रानी भी कहते हैं। कौन कहते हैं? कहते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। यह मिशनरियों द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के विरुद्ध था, एक सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व आपके जदो नांग ने किया था, तो ये भी आपका सत्य है। जदो नांग के पश्चात रानी गौडिन्यू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन केंद्र असम नहीं था, मणिपुर था, तो यही आपका गलत है और यही राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सही नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि कंपनी द्वारा खुर्दा के राजा को अवदस्त करने के कारण क्षेत्र का प्रशासन कंपनी के अंतर्गत आ गया, जिस कारण पाइकों को पदच्युत कर दिया गया। पाइक उड़ीसा के पारंपरिक कृषकों को कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, पाइका विद्रोह होता कब है? तो होता है 1817 से 25 तक, ठीक। और स्थान होता है उड़ीसा, उड़ीसा में ही होता है पाइका विद्रोह। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं वो होते हैं बक्सी बंधु, ठीक। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। पाइक जो होते थे उड़ीसा की पारंपरिक कृषक को नहीं कहा जाता था। पाइक जो होते थे वो उड़ीसा की पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी, ठीक। सेना में जो लोग थे वो थे। पाइक लोगों के बारे में एक और ध्यान रखना भाई कि जो पाइक लोग होते हैं ना वो भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानते हैं। इस विद्रोह को बहुत निर्दयतापूर्वक कुचला जाता है और बहुत सारे पाइक वीरों को पकड़ करके दूसरे द्वीपों पर, अंडमान द्वीप पे भेज दिया जाता है, कारावास दिया जाता है। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही? तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ उत्तरी भारत में किया गया। दूसरा कथन है कि 1860 ईस्वी के नील विद्रोह का वर्णन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंदोलन होता है ये बंगाल में होता है और बंगाल आपको पता है उत्तरी भारत में नहीं आता है, पूर्वी भारत में आता है के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है कि भाई भारतीय किसानों ने किया, ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ किया। ददनी प्रथा इनकी होती थी, मतलब जो ब्रिटिश नील उत्पादक होते थे कि भाई जबरदस्ती लिखवा लेते थे वहाँ के किसानों से कि देखो ये जो खेती है तुम्हारी 4 बीघे खेती है, इसमें से तुम्हें 3 बीघे पे जो है नील ही पैदा करना है और ये साइन करो। तो इस ददनी प्रथा के खिलाफ जो जबरदस्ती साइन करवा लेते थे, इसके खिलाफ था ये विद्रोह। तो यहाँ पे जो आपका क्या है भाई, पहला कथन तो असत्य है। वहीं दूसरा कथन आपका है कि 1860 ईस्वी के नील विद्रोह का वर्णन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया, आपका गलत है। आनंद मठ में जो है वो सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, जो सन्यासी विद्रोह होता है उसका वर्णन है, ना कि आपके नील विद्रोह का वर्णन है। और जो नील विद्रोह का वर्णन है वो नील दर्पण में है, और नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखी है, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोनों कथन आपके असत्य हैं, तो यहाँ कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है, तो आपका सी राइट आंसर होगा। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये ध्यान रखना भाई, जो दिगंबर विश्वास थे, दिगंबर विश्वास, कुमार विश्वास ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये 2 लोग थे। 82 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि वहाबी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे, जो कि अरब के अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत शाह वजीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रभावित थे। दूसरा कथन है इस आंदोलन का उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। तो देखिए, पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। ये रायबरेली के जो सैयद अहमद बरेलवी थे,
इसके बहुत ही ज़्यादा प्रवर्तक थे और इनको ज्ञान कहाँ से मिला, मतलब इनको आइडिया कहाँ से आया, तो आइडिया इन्हें मिला अरब के अब्दुल वहाब के द्वारा, मतलब उनकी भी आइडियोलॉजी सेम थी। और दिल्ली के संत शाह वजीउल्लाह थे, उनकी भी आइडियोलॉजी सेम थी। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी इनके ऊपर हावी थी। तो इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी। और इनका बस एक ही सिस्टम था कि ठीक है, दारुल हर्ब को हम दारुल इस्लाम में परिवर्तित करेंगे। दारुल हर्ब का मतलब होता है दुश्मनों का देश, ठीक, उसको हम क्या बनाएंगे, दारुल इस्लाम, मतलब इस्लाम का देश। तो ये सारी चीज़ें थी। तो दोनों कथन सत्य हैं। कब होता है ये वहाबी आंदोलन कब होता है, वहाबी विद्रोह कब होता है, 1826, आंदोलन नहीं, इसे विद्रोह कहेंगे। तो ये 1826 में होता है। और यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया था। तो ये चलाया था इन्होंने, कहाँ चलाया था, केरल में चलाया था। श्री नारायण गुरु जो है एक समाज सुधारक थे और इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। तो ये नारा इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल। 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान थे। वहाबी आंदोलन उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत में सक्रिय था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जो होता है 1875 में होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन होता है और इसके जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद खान थे, ये भी आपका सत्य है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है मुसलमानों में धार्मिक सुधार के लिए होता है। सैयद अहमद खान का एक ही मकसद होता है भाई, किसी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें मुसलमान और फिर जो है अंग्रेजों की राजभक्ति करें और नौकरियों में अवसर मिले, आरक्षण प्राप्त कर सकें। ये सारे इनके उद्देश्य होते हैं। सैयद अहमद खान के जो आपके सहयोगी थे इसमें आपके चिराग अली भी थे, ठीक, चिराग अली हो गए, नज़ीर अहमद हो गए, ठीक, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद शिबली नोमानी, ये सारे लोग थे फिलहाल, लेकिन आपको अहमद खान को ज़्यादातर याद रखना है। और यहाँ पे वहाबी आंदोलन आपका दे रखा है तो बिहार में होता है ज़्यादातर, तो ये आपका उत्तर पूर्वी भारत कह सकते हो, उत्तर पूर्वी भारत कह सकते हो, उत्तर पश्चिमी नहीं कह सकते हो। तो ये आपका गलत है, ये सत्य है। तो यहाँ पे एक आपका राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया। तो ये आपका केरल में चलाया। इन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा भी दिया। तो यहाँ ए राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है कि चुआर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई नामक व्यक्ति ने किया था। मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, चक्र बिसोई आ गया तो आपको पता होना चाहिए, तो खोंड विद्रोह से है। किससे है, खोंड विद्रोह से है। जो मोरिया प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाते हैं अंग्रेज, तो खोंड लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो चक्र बिसोई आगे आते हैं, कहते हैं अब हम पीटेंगे अंग्रेजों को। तो चक्र बिसोई खोंड विद्रोह से हैं, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक, चुआर विद्रोह से नहीं है। चुआर विद्रोह से कौन संबंधित है, तो दुर्जन सिंह संबंधित हैं, ठीक, दुर्जन सिंह हैं और अन्य स्थानीय नेता थे। और चुआर विद्रोह जो होता है ये आपके 1766 से 1816 तक होता है, जो चरम बिंदु होता है 1816। और ये मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने किया था, ये भी सत्य है। चुआर जो होता है एक अपमानजनक शब्द होता है, ठीक, और जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। जो आपका चुआर विद्रोह होता है इसे जंगल महल का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। दुर्जन सिंह, लाल सिंह इसके प्रमुख नेता थे और इसमें जो विद्रोही थे उनको छल बल से जो है अंग्रेजों ने लगभग 200 विद्रोहियों को मार दिया था। और जंगल महल का स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मिदनापुर जिले में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। 87 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है। तो इनका जो संबंध है वो रंपा विद्रोह से है, ठीक, रंपा विद्रोह। और ये रंपा विद्रोह कब होता है, ये होता है 1879 में। और कहाँ होता है ये रंपा विद्रोह, ये होता है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। जो रंपा लोग होते थे उनको मुट्टा कहा जाता था और जमींदार जो होते थे उनके, तो उन्हें मुट्टादार कहा जाता था।
1879 में आपका विद्रोह स्टार्ट होता है और 1880 में ही इसे दबा दिया जाता है पूरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। चुआर विद्रोह के बारे में आपको पता है भाई, 1700 आपका 68 में होता है और काफ़ी लंबा ही चलता है, लेकिन 1768 में आप मान के चल सकते हैं स्टार्ट होता है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना हुई 1828 में हुई। हेनरी लुइस विवियन डेरोजिए जो थे इसके प्रवर्तक थे। ये आपके हेनरी विवियन डेरोजिए जो थे ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के एक अध्यापक थे और यही जो है यंग बंगाल आंदोलन करते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का एक ही जो उद्देश्य होता है भाई, सामाजिक धार्मिक सुधार करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों में समान अवसर होना चाहिए, ये सारी जो है मांगे थे हेनरी विवियन डेरोजिए के। काफ़ी अच्छे इंसान थे, ठीक है। तो 1828 में 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 1840 में जो बंबई प्रांत में परमहंस मंडली थी ना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि भाई मूर्ति पूजा और जात प्रथा का विरोध करना। तो सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। दूसरा कथन है कि इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है 1867 में होती है, ठीक, 1867। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन होते हैं और आत्माराम पांडुरंग होते हैं। तो ये लोग करते हैं और इनका जो उद्देश्य होता है वो ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। एकदम सही बात है, मतलब जो समाज की कुरीतियाँ थी, जो जाति प्रथा की रूढ़ियाँ थी, पुरोहितों का वर्चस्व था, तो ये सारी चीज़ें थी इसके खिलाफ थी और इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। दूसरा कथन सत्य है, पहला भी सत्य है, तो सी राइट आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। दूसरा कथन है कि ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में हुई, राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना करते हैं। फिर जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1843 में, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर इसे आगे बढ़ाते हैं और फिर 1866 के बाद में केशव चंद्र सेन इसे आगे ले जाते हैं और 1867 में आपको पता है प्रार्थना समाज की भी स्थापना होती है। तो पहला कथन सत्य है, ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर रहा, ये गलत है। नगरीय क्षेत्रों पर जो भी लागू होती थी चीज़ें, जो भी नए नए जो है प्रावधान लाए जाते थे या नया कोई सुधार लाया जाता था, वो सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में ही पहुंचता था। ग्रामीण क्षेत्रों में उसका बहुत ही कम असर देखने को मिलता था। अभी भी आप देखते हैं शहरों में जो भी योजनाएं होती हैं जल्दी अप्लाई होती हैं, गाँव में पहुंचने में देर लगता है। तो वही सारी चीज़ें थी। तो दूसरा कथन गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा केवल 2। आपका केवल एक सही है, दूसरा आपका गलत है। इसके साथ ही आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे भाई, जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने 1809 में अपनी एक जो है फारसी भाषा की पुस्तक तोहफात उल मुहाउद्दीन प्रकाशित की और इसमें मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। साथ में 1814 से 15 में इन्होंने क्या किया था? आत्मीय सभा का गठन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा उन्मूलन करते हैं अधिनियम 17 के तहत। ये सारी चीज़ें ये करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इसका प्रमुख उद्देश्य था। 1896 1897 में करते हैं, ठीक है। 1893 में शिकागो सम्मेलन में जाते हैं, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और इसका सिंपल सा उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना। इसमें कोई अकाल आ गया, बाढ़ कहीं पे आ गई, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसमें राहत प्रदान करने का काम जो है किया जाता था और इसमें शिक्षा का, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते थे। 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य
हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना था। देखिए पहला कथन ही गलत है। आर्य समाज की जो स्थापना करते हैं ये 1875 में करते हैं और ये जो है बम्बई में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक, तो बम्बई आपका कहाँ है? पश्चिमी भारत में है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थी। आपका सत्य है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। ये भी सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यही असत्य है। 94 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। दूसरा कथन है थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाती है। उसके बाद में 1886 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में भी भारत में भी खोला जाता है। तो ये आपका सत्य है। इसमें जो है थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत, बौद्ध मत जो भी प्राचीन धर्म उनको पुनर्स्थापित और मजबूत करने का प्रयास किया। ये भी सत्य है। तो सी राइट आंसर होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपके मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल HS एलकॉट ने की थी। 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए जो 1920 में आपका अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें जो मुख्य जो प्रावधान था कि भाई जो भी गुरुद्वारा में चढ़ावा आता था उसका जो वहाँ के गुरु लोग थे वो बहुत ही मिसयूज करते थे। तो इसमें गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना मुख्य उद्देश्य था। मतलब जो भी महंत वगैरह होते थे, जो भी दान मिलता था उसका प्रबंध नहीं होता था, भ्रष्टाचार होता था, मनमाने ढंग से वो खर्चा करते थे और कोई भी जो है सिस्टम नहीं था। तभी स्वार्थी महंतों के खिलाफ ये होता है। तो ये महंतों और सरकार के खिलाफ एक जो है मतलब आंदोलन था। 96 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। जो भी धार्मिक आंदोलन हुए ये बुद्धिवाद और मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित थे। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ तो उसमें ये मानवता दिखती कि भाई किसी भी स्त्री को जलाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये दिखता है। इन आंदोलनों से उभरते हुए मध्यम वर्ग और आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। तो पहला कथन भी सत्य और दूसरा भी सत्य है और यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और इन्होंने 5 जुलाई 1927 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। और इसमें जो अनुसूचित जातियां थी वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके, इस आधार पे जो है ये संगठन बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा। वहीं 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सूत्रधार थॉमस मुंडो और कैप्टन रिड थे। यह उत्तर भारत के सभी राज्यों में लागू थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो जो है कहाँ पे लागू थी? वो सबसे पहले लागू करते हैं आपके कैप्टन रिड। जो कैप्टन रिड होते हैं ये तमिलनाडु में इसको लागू करते हैं। तमिलनाडु के 12 महल में कब करते हैं? 1792 में। उसके बाद में फिर ये जो है अन्य जगहों पे लागू होता है 1820 के दशक में। और 1820 के दशक में जब अन्य जगहों पे लागू होता है तो जो है ये 51% भूमि पर लागू होता है लगभग। और इसमें आपका मद्रास आता है, ठीक, बम्बई आता है, पूर्वी बंगाल आता है, ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम, ये सारे आते हैं। ठीक, तो पहला कथन तो सत्य है कि भाई इसके सूत्रधार थॉमस मुंडो और कैप्टन रिड थे। दूसरा कथन असत्य है, यह उत्तर भारत के सभी राज्यों पे लागू था। ये आप देख सकते हैं मद्रास है, बम्बई है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, पूर्वी बंगाल हो गया, असम हो गया, कुर्ग हो गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जात प्रथा को बढ़ावा दिया।
दूसरा कथन है कि गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ उसमें जात प्रथा को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि जात प्रथा कम हुई, क्योंकि सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, आंदोलन में जाते थे, मिलते थे, जुलते थे, तो जात प्रथा कम होती थी, ना कि बढ़ती थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, तो आत्मसम्मान आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया, दक्षिण भारत में चलाया गया था और ब्राह्मणों द्वारा लादी गई निर्योग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों ने 1920 के दशक में चलाया था। ठीक, तो यहाँ दोनों कथन आप कह सकते हैं। यहाँ सी राइट आंसर होगा। मतलब कौन सा सही है, तो ना तो एक ना ही दो, डी राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी और कहाँ की थी, लंदन में की थी। यहाँ आपका लंदन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक ही उद्देश्य था भाई, ब्रिटिश जनता जो आपकी है उनको भारतीय परिस्थितियों के बारे में जागरूक करना था। जो ब्रिटेन में जनता थी उनको बताना था कि भाई भारतीयों के साथ किस तरीके से तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है व्यवहार करते हैं। तो भारत के कल्याण के लिए समर्थन जुटाने का काम कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया जा रहा था और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना के जरिए से करते हैं और 1866 में इसकी स्थापना ये करते हैं। तो यहीं पर लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।